जारी हलचल के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को फोन कर दिया और दोनों ही नेताओं में करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। खुद ट्रंप ने इस बातचीत को बेहद पॉजिटिव बताया और कहा कि पुतिन ने मदद की पेशकश की है। हालांकि उन्होंने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन रूस की तरफ से जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो सीधे सीधे मध्यस्थता के संकेत देती हैं। क्रेमलिन के सलाहकार के मुताबिक पुतिन ने जंग खत्म करने के कई सुझाव दिए और राजनीतिक कूटनीतिक हल पर जोर दिया। इस बातचीत का एक बड़ा मुद्दा होर्मुज में बने हालात से कच्चे तेल की कीमतों में आया उछाल भी है। और देखिए, ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी ऐलान कर दिया कि जिन भी देशों पर तेल से जुड़े प्रतिबंध लगाए गए थे उन्हें फिलहाल हटा लिया गया है। यानी रूसी तेल को लेकर ट्रंप के तेवर ढीले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि कच्चे तेल की कीमतों को काबू में रखा जा सके और उनके दाम न बढ़े। We obviously talked then about the Middle East, and he wants to be helpful. I said, you could be more helpful by getting the Ukraine-Russia war over with. That would be more helpful. But we had a very good talk, and he wants to be very constructive. Yeah. और देखिए, ऑयल सप्लाई पर ट्रंप की ईरान को चेतावनी भी निकलकर सामने आई, जहां पर ट्रंप का कहना है कि दुनिया को बंधक नहीं बनने देंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान ने ऑयल शिप रोके तो अंजाम भुगतेगा। ईरान को पहले से ज्यादा बड़ी मार मारेंगे, दुनिया में ऑयल की कमी नहीं होने देंगे, ये ट्रंप का यहां पर दावा है। और जिस तरीके से लगातार होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान अपना कब्जा यहां पर किया हुआ है, उसके बाद से अब डर विश्व भर में यहां पर बनता हुआ दिख रहा है कि क्या क्रूड ऑयल के दाम और ज्यादा अगर बढ़े तो उनकी इकोनॉमी पर भी सीधा असर पड़ेगा, लोगों के डिमांड्स पर सीधा असर पड़ेगा और लोगों की जेब और ज्यादा खाली होती हुई नजर आएगी। और इससे जो पूरा ग्लोबल प्रेशर है वो अमेरिका पर पड़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि अमेरिका ही वो देश था जिसने इजराइल के साथ मिलकर इस युद्ध में और आग झोंकी और इसी वजह से ईरान इस स्ट्रैटेजी को अपना भी रहा है। ईरान यही चाहता है। That way, as we continue Operation Epic Fury, we're also focused on keeping energy and oil flowing to the world, and I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level. I will take out those targets that were easy and that I mentioned just before. We'll take them out so quickly, they'll never be able to recover, ever. और देखिए, क्या ईरान पर हमला सिर्फ परमाणु खतरे को खत्म करने के लिए किया गया या इसके पीछे तेल की वैश्विक राजनीति का बड़ा खेल छिपा है? पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतें उछाल मार रही हैं और दुनिया की नजर होर्मुज स्ट्रेट पर टिकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस पूरे संकट से सबसे ज्यादा फायदा वेनेजुएला के तेल को मिल सकता है और क्या यही ट्रंप की बड़ी रणनीति का हिस्सा है? क्या मिडल ईस्ट में तेल के लिए हुआ सारा खेल? क्या वेनेजुएला के तेल को दुनिया भर में चलाना चाहते हैं ट्रंप? अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले की वजह न्यूक्लियर खतरा और अयतुल्ला खामनेई की सत्ता को बताया, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इस संघर्ष का एक बड़ा पहलू वैश्विक तेल बाजार से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। ईरान संकट के बाद कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम $100 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। इसकी बड़ी वजह होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली तेल आपूर्ति पर मंडराता खतरा है। अगर संघर्ष लंबा खींचा तो फिर न सिर्फ ईरान बल्कि सऊदी अरब, इराक और यूएई जैसे प्रमुख तेल निर्यातकों की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। But the attack on Venezuela and what they are doing there afterwards, and the attack on Iran has an impact on oil prices immediately, of course. But again, what I'm trying to say is that they have a political agenda. They want to make an impact on the whole world. And if you have a link between the two situations, probably is, economically speaking, is oil. क्या ईरान पर ट्रंप के अचानक हमले के पीछे सिर्फ न्यूक्लियर खतरा था या फिर इसके पीछे वैश्विक तेल राजनीति का एक बड़ा खेल छिपा था? माना जा रहा है कि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा करके अमेरिका दुनिया के तेल बाजार को अपने हिसाब से मोड़ना चाहता है
और उसकी इस रणनीति में वेनेजुएला का तेल अहम भूमिका निभा सकता है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल को फिर से वैश्विक बाजार में मजबूत बनाने की कोशिश कर सकता है। हाल के सालों में अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगे तेल प्रतिबंधों में सीमित ढील भी दी है, जिससे कुछ कंपनियों को वहां उत्पादन की अनुमति भी मिली है। ईरान पर हमले की टाइमिंग भी कई सवाल खड़े करती है। जनवरी में ही अमेरिका ने क्षेत्र में अपने युद्धपोतों की तैनाती बढ़ा दी थी और इसके बाद तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा था। इसी बीच अमेरिका में वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात भी बढ़कर के 1 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ती है और होर्मुज स्ट्रेट से तेल सप्लाई प्रभावित होती है तो वेनेजुएला जैसे वैकल्पिक स्रोतों की मांग तेज हो सकती है। अमेरिका की कई रिफाइनरीज पहले से ही वेनेजुएला के भारी और गाढ़े कच्चे तेल को तेजी से खरीद रही है, क्योंकि इन कंपनियों की रिफाइनिंग क्षमता इसी प्रकार के तेल के लिए बनाई गई है। अमेरिका रोजाना करीब 41 लाख बैरल तेल नीदरलैंड्स, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे देशों को निर्यात कर रहा है। ऐसे में अगर ईरान के साथ युद्ध लंबा चलता है और होर्मुज स्ट्रेट से तेल सप्लाई प्रभावित होती है तो दुनिया को दूसरे तेल स्रोतों की जरूरत पड़ेगी। ऐसी स्थिति में वेनेजुएला के तेल की मांग अमेरिका और भारत जैसे देशों में बढ़ सकती है। और देखिए, इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोपीय यूनियन को सख्त चेतावनी दी। पुतिन ने कहा कि अगर यूरोपीय संघ ने रूस के एलएनजी और ऊर्जा सप्लाई पर पाबंदियां बढ़ाई तो रूस भी तेल सप्लाई पर नए सिरे से सोचने को मजबूर होगा। इसके साथ ही पुतिन ने दावा कर दिया है कि होर्मुज से क्रूड प्रोडक्शन अगले महीने से पूरी तरीके से रुक सकता है। और देखिए, पुतिन ने एक बार फिर यह दोहराया कि मिडिल ईस्ट में अस्थिरता वैश्विक ऊर्जा बाजार को भारी नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ रही उथल पुथल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी और ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को प्रभावित करेगी। और इसके साथ ही पुतिन ने यह भी साफ कर दिया है कि मुश्किल भरे इस वक्त में रूस के मित्र देशों के लिए ऊर्जा की सप्लाई जारी रहेगी। I've already instructed the government to evaluate the possibility of stopping energy supplies to the European market without waiting for the door to be shut in our face. और देखिए, महायुद्ध ने कच्चे तेल की कीमतों में करीब 30% का उछाल यहां पर देखा, जहां पर ब्रेंट क्रूड करीब 26% तक महंगा हो गया। आप देखिए, कच्चे तेल की कीमत में करीब 30% का ये पूरा उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ब्रेंट क्रूड करीब 26% तक महंगा हो चुका है और इसीलिए अनुमान और ज्यादा लगाए जा रहे हैं। हीटिंग ऑयल के दाम भी देखिए 22% तक यहां पर बढ़े हैं। इसके अलावा पेट्रोल, गैसोलीन की कीमत भी 14% तक यहां पर उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। ये तमाम बढ़ोतरियां हैं जो इस युद्ध के कारण यहां पर बढ़ रही हैं। अब देखिए, तेल की कीमतें बढ़ने से वैश्विक शेयर बाजार पर भी सीधा असर यहां पर पड़ेगा, ऊर्जा क्षेत्र पर सीधा असर पड़ेगा। जापान का निक्केई 225 करीब 7% यहां पर गिरता हुआ देखा गया। अब इसके अलावा दक्षिण कोरिया का देखिए, कॉस्पी लगभग 8% यहां पर नीचे आया है, 8% गिरा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का ASX 200 भी आप देखिए करीब 4% यहां पर गिरा। शेयर बाजार पर जो असर पड़ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। इंडोनेशिया का JCI लगभग 4% कमजोर यहां पर होता हुआ दिखा। सिंगापुर का STI आप देखिए 3% से ज्यादा गिरावट उसमें देखी गई है। अमेरिकी शेयर बाजार के फ्यूचर्स में भी बड़ी गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। और 1970 के दशक के बाद सबसे बड़ा ऊर्जा संकट कब पैदा हुआ? अब पैदा हुआ ये मौजूदा ऊर्जा संकट जो आप यहां पर देख रहे हैं। आप देखिए, एक एक आंकड़ा यहां पर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीधे आपकी जेब पर भी असर पड़ता हुआ दिखेगा। तो देखिए, क्या लेना देना है होर्मुज स्ट्रेट का। होर्मुज स्ट्रेट आखिर क्यों इतना ज्यादा अहम हम सबके लिए है? तो आप समझिए, फारस की खाड़ी को ओमान और अरब सागर से इसको जोड़ता है। उत्तर में ईरान है, दक्षिण में ओमान और UAE। दुनिया के तेल सप्लाई का अहम रास्ता उसको माना जाता है। करीब 167 किलोमीटर लंबा ये जलमार्ग है और सबसे संकरा हिस्सा लगभग 33 किलोमीटर का है। भारत के कच्चे तेल का 50% इसी रास्ते से रोजाना आता है और रोजाना 25 से 27 लाख बैरल तेल भारत आता है। अब देखिए, इराक, सऊदी अरब, UAE और कुवैत से तेल भारत आता है। भारत की करीब 60% LNG भी इसी मार्ग से आती है और इसीलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर आने वाले वक्त में संकट गहरा सकता है।